हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आई नो ये चैप्टर थोड़ा डराता है ना? बट डोंट यू वरी, आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ये चैप्टर ना सिर्फ सुपर इंटरेस्टिंग है, बल्कि आपके नीट और जेई एग्जाम्स के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। Believe it or not, biotechnology हमारी daily life में literally हर जगह है. From the enzymes that give your genes that cool, faded look, to the microbes that make your dahi, and of course, the life-saving vaccines like Covaxin and Covishield. ये सब biotechnology के ही कमाल हैं. So चलिए इस fascinating world को explore करते हैं. तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम इन सेक्शंस को एक एक करके कवर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम रेडी स्टाइल में। We'll start with the basics, फिर हम एग्रीकल्चर और मेडिसिन की दुनिया में जाएंगे, एंड फाइनली we'll touch upon the important rules and ethics. और हाँ, एंड में एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड भी है। So stay tuned. Okay, let's kick things off with section 1. देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए उसके फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। So what exactly is this thing we call biotechnology? Let's find out. So your NCERT book defines it like this. It's all about using living organisms, but specifically genetically modified ones, for large-scale production. Now let's focus on two key phrases here. Genetically modified organisms, यानी GMOs, and industrial scale. हम यहाँ छोटे-मोटे lab experiments की बात नहीं कर रहे. We are talking about mass production of really useful stuff, like medicines, vaccines, and even processed foods. So how does this superpower actually work? Well, सोबुचो ये 3 critical pillars पे खड़ी है। फर्स्ट, आपको चाहिए बेस्ट कैटलिस्ट, मतलब एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म या एंजाइम जो आपका काम करेगा। सेकंड, यू नीड टू क्रिएट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट कैटलिस्ट टू वर्क एफिशिएंटली। थिंक ऑफ इट लाइक क्रिएटिंग द परफेक्ट वर्कस्पेस। एंड थर्ड, वंस द प्रोडक्ट इज रेडी, यू नीड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्योरीफाई इट। सिंपल राइट? कैटलिस्ट, कंडीशंस एंड क्लीनिंग। चलिए, लेट्स मूव टू आवर सेकंड सेक्शन। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, एंड सबको फीड करने के लिए फूड प्रोडक्शन बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज वेयर बायोटेक्नोलॉजी कम्स इन एज अ टोटल गेम चेंजर। अब अगला टॉपिक है जीएम क्रॉप्स और उनके बेनिफिट्स, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, एग्रोकेमिकल बेस्ड, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, बट ये फार्मर्स के लिए काफी एक्सपेंसिव है और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। सेकेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। It's great, for sure, लेकिन उसकी yield often कम होती है। So this brings us to the third and most modern solution, genetically engineered crop-based agriculture. तो ये GMOs आखिर हैं क्या? Well, the definition is pretty simple. कोई भी प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल जिसके जीन्स को हमने साइंटिफिकली ऑल्टर या मैनिपुलेट किया है, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। We are essentially giving them new instructions, like a software update, by changing their genetic code. So why do we even need GMOs? इसके फायदे याद रखने के लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। Just remember the letters BRI. B stands for better yield, यानी ये क्रॉप्स एबायोटिक स्ट्रेस जैसे सर्दी, गर्मियाँ, सूखा बेहतर झेल पाते हैं। R is for resistance, मतलब ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो जाता है। एंड फाइनली I is for improved nutrition, जैसे कि विटामिन A enriched golden rice. BRI, better yield, resistance, improved nutrition. Easy to remember, right? चलिए अब समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी के रियल लाइफ एप्लीकेशंस एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। इंडिया में बीटी कॉटन बहुत यूज होता है, बट माई क्वेश्चन टू यू इज, इसको डेवलप क्यों किया गया था इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इट वाज ट्राइंग टू सॉल्व? And the answer is to protect the cotton crop from a very destructive pest called the bollworm. पहले फार्मर्स को बहुत सारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने पड़ते थे, but the solution came from a humble bacterium, Bacillus thuringiensis, or just BT for short. This is a perfect example of using biology to solve a huge farming problem. So how does this magic toxin work? The key is in the mechanism. The bacterium produces a protein that exists as an inactive protoxin. जब bollworm इसे खाता है तो उसके gut का alkaline pH, and this is the key, the alkaline pH. It converts this protoxin into an active toxin. ये active toxin gut के cells से bind करके उनमें pores यानी छेद create करता है। इससे cells swell होकर फट जाते हैं and the insect dies. So the most crucial point to remember is the alkaline pH of the insect gut. Okay, exam alert. For your exams, it's very important to remember the names of these toxin-producing genes. They're called CRY genes.
Cry-IAC और Cry-IIB कंट्रोल करते हैं cotton bollworms को, जबकि Cry-IAB कंट्रोल करता है corn borer को. इन नेम्स को जरूर नोट कर लीजिए, they are asked very frequently. ओके, सो बीटी कॉटन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट देयर वर अदर प्रॉब्लम्स, राइट? एक और दुश्मन था, अ नेमाटोड, जिसका नाम है मेलोडेगाइने इनकॉग्निटिया. ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करके उनकी यील्ड बहुत कम कर रहा था. सो साइंटिस्ट नीडेड अ न्यू स्ट्रैटेजी, एंड द सॉल्यूशन दे केम अप विद वाज अ ब्रिलियंट प्रोसेस कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनएआई. ये एक्चुअली सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक नेचुरल सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है. इसमें हम एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएसआरएनए यूज करके नेमाटोड के एक स्पेसिफिक और एसेंशियल एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं. मतलब उस एमआरएनए से प्रोटीन बनने ही नहीं देते. नो प्रोटीन, नो सर्वाइवल फॉर द नेमाटोड. प्रीटी अमेजिंग, इजंट इट? Now let's move to section 3 and see biotechnology's impact in the field of healthcare. और यहाँ तो बायोटेक्नोलॉजी ने लिटरली एक रेवोल्यूशन ला दी है. हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की. सो डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत होती है. पहले ये इंसुलिन कैटल और पिग्स के पैंक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था. बट दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक फॉरेन प्रोटीन था और बहुत से पेशेंट्स में इससे एलर्जीज और इम्यून रिएक्शंस हो जाते थे. वी नीडेड अ बेटर, सेफर सोर्स. To understand the solution, we first need to understand how insulin is made in our own bodies. Initially, ये एक प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है. इसमें चेन A और चेन B के अलावा एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसे C पेप्टाइड कहते हैं. For insulin to become mature and functional, this C peptide is removed और सिर्फ A और B chains डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं. So the main challenge was how to make this mature insulin outside the human body. Well, back in 1983, an American company, Eli Lilly, found a brilliant solution. उन्होंने चेन A और चेन B के लिए अलग-अलग DNA sequences बनाए और उन्हें E. coli बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में डाल दिया. The bacteria then produced the A and B chains separately, जिनको बाद में एक्सट्रैक्ट करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन बना लिया गया. Just brilliant. Insulin production was a massive breakthrough. But what about diseases that are caused by a faulty gene from the moment you are born? क्या ऐसी hereditary diseases का कोई इलाज है? Can we actually go inside the body and fix the gene itself? The answer is yes, and the technique is called gene therapy. It's a collection of methods जिससे हम एक gene defect को correct कर सकते हैं. इसका core idea याद रखने के लिए एक simple सी line है. Fix the faulty gene by inserting a normal healthy gene. You are essentially replacing the non-functional gene with a functional one. The first ever clinical gene therapy was performed way back in 1990 on a 4-year-old girl suffering from ADA deficiency. इस डिजीज में इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता. डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाले. उनमें रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से फंक्शनल ADA जीन इंसर्ट किया और उन करेक्टेड सेल्स को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया. बट, एंड दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट, दिस वाज नॉट अ परमानेंट क्योर. क्योंकि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होते, दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, इसलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है. Now, here's a common mistake alert. Many students get confused between gene therapy and genetic engineering. They are not the same thing. Gene therapy का aim किसी individual में एक disease को treat करना है. हम कोई नया type का organism नहीं बना रहे हैं. Genetic engineering is a much broader term. Please remember this distinction. You know, for any disease to be treated effectively, early diagnosis is super important. Conventional methods जैसे serum या urine analysis से pathogen तब ही detect होता है जब उसकी concentration body में बहुत high हो जाती है और symptoms आने लगते हैं. But we need techniques that can catch the culprit at a very early stage. And this is where molecular diagnostics come in. Let's look at two very important techniques, PCR and ELISA. PCR, or polymerase chain reaction, works on the principle of amplification. So ये पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल यानी DNA और RNA की मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देता है, जिससे बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन भी इजीली डिटेक्ट हो जाती है. It's famously used for detecting HIV. On the other hand, ELISA works on the principle of antigen-antibody interaction. ये या तो पैथोजन के एंटीजन को डिटेक्ट करता है या उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में बनी एंटीबॉडीज को. Let's move on to our next section, transgenic animals. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके DNA को मैनिपुलेट करके उनमें एक एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन एक्सप्रेस करवाया जाता है. But the big question is, why do we even create them? What's the point? Now take a look at this chart.
It highlights a really surprising fact. Over 95% of all existing transgenic animals are mice. उसके बाद आते हैं rats, rabbits, pigs, sheep, cows, and fish. But mice, they are clearly the superstars of this field. So why are they made? Well, there are several very important reasons. We use them to study normal physiology, to understand how genes work. We use them to study complex human diseases like cancer and Alzheimer's by creating animal models for them. We also use them to produce useful biological products. To test vaccine safety, जैसे polio vaccine की testing mice पर की जाती है before human trials. And finally, for chemical toxicity testing. To understand biological products better, let's look at a very famous example. In 1997, the world's first transgenic cow, Rosie, was created. उसका milk was very special, क्योंकि उसमें human alpha-lactalbumin protein था. This made the milk nutritionally much more balanced for human babies than natural cow's milk. This was a massive, massive achievement. Okay, so we've seen the amazing, mind-blowing things biotech can do. But as they say, with great power comes great responsibility. जब आप living organisms को manipulate कर रहे हो, तो उसके कुछ rules and ethics भी होने चाहिए. So let's talk about the ethical issues. To ensure that GM research is done safely and ethically, the Indian government has set up a very important committee called GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी GM रिसर्च वैलिड है और क्या किसी GM ऑर्गेनिज्म को पब्लिक यूज के लिए इंट्रोड्यूस करना सेफ है या नहीं. This name GEAC is very important for your exams. Another major ethical issue is something called biopiracy. ये तब होता है जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश के बायो रिसोर्सेज या उसके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करती है बट विदाउट प्रॉपर परमिशन और विदाउट पेइंग एनी कॉम्पेंसेशन. इसको याद रखने का सिंपल तरीका है stealing indigenous knowledge for profit. And India has faced this problem several times. For example, an American company actually got a patent on basmati rice, which has been grown in India for centuries. ऐसे ही हमारी हल्दी की wound healing properties और नीम की pesticidal properties को भी पेटेंट करने की कोशिश की गई. These cases highlight the importance of protecting our own traditional knowledge. All right, everyone, we have covered all the major concepts of this chapter. अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम फ्रेश हो जाएं. Ready? Let's go. In agriculture, remember the mnemonic BRI for GM crop benefits. For Bt cotton, the key is the mechanism. Inactive prototoxin becomes active in the insect's alkaline gut. For RNI, remember it uses double-stranded RNA to silence mRNA. And finally, golden rice. What is it? Yes, vitamin A-enriched rice. Got it? Okay, quick revision for medicine. Eli Lilly used E. coli to make insulin. Gene therapy is all about correcting faulty genes, like an ADA deficiency. PCR amplifies nucleic acid for early detection, while ELISA is based on antigen-antibody interaction. And don't forget Rosie the cow, who produced that special human protein-enriched milk. So we have reached the end of our explainer. We've seen how biotechnology can cure diseases, feed the hungry, and solve so many of our big problems. But it also raises some serious ethical questions. So I leave you with this final thought. Is biotechnology a blessing or a curse for humanity? A vardhan or an abhishap? Sochiyega zarur. And that is a wrap for today. I really hope this chapter is now crystal clear for you. अगर आपको ये एक्सप्लेन अप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, अपने सारे नीट और जेई एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस.